आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कैरियर अकेडमी में। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पोर्टिंग एरर्स की, ठीक है ना। तो स्पोर्टिंग एरर्स की हमारी कौन सी एक्सरसाइज होगी? एक्सरसाइज ए होगी हमारी, ठीक है ना। तो हमने ये प्रैक्टिस सेशन चलाए हुए हैं जिसमें हम क्या करें, इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हम आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, मोडल्स, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इनकी कर चुके हैं। इन चैप्टर्स की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पोर्टिंग एरर्स की एक्सरसाइज एक ही। चलते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोला, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट नो हु वाज सिटिंग बिसाइड्स मी बिकॉज इट वाज वेरी डार्क। काफी लंबे समय से मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पास में कौन बैठा है। किस कारण? क्योंकि वहाँ काफी क्या था भाई, काफी अंधेरा था। तो अब आप इसमें डिफरेंस करने वाली बात यह है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस करने वाली बात ये है, ठीक है। तो आपको बताया भाई डिफरेंस क्या है भाई, आपको पता है बिसाइड और बिसाइड्स। इसका मतलब होता है पास में या बराबर में। और इसका मतलब होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त या अलावा। जैसे मैंने कहा कि क्या रखा है कि मेरे पास में क्या रखी है भाई, यहाँ पर ये कुछ चीज रखी हुई है। तो यहाँ क्या आएगा, बिसाइड आएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज, जैसे मेरे पास ये क्या रखी है, चेयर रखी है। चेयर स्टैंडिंग बिसाइड मी है, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने आपको जो चीज से कुछ चाय मांग लगते हैं, जैसे किसी से हम क्या मांग लगते हैं भाई, एक कप चाय ला दीजिए, और तो उसके लेंगे गिव मी वन कप टी बिसाइड्स। यहाँ पर क्या आएगा, बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त, के अलावा, यानी इसके अलावा भी एक और चीज दे दीजिए, ठीक है। जैसा आपने किसी ने भाई क्या कर लिया भाई, आपने पानी मांग लिया, तो पानी के साथ क्या मांगते हैं भाई, आप कुछ वो शॉर्ट चीज मांग लेते हैं उसके साथ। तो अब आप इसमें आ जाएगा, बिसाइड का मतलब होता है भाई आपका पास में या बराबर में, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। अब ये आप कहना क्या चाह रहे हो कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास कौन बैठा था, यानी आप किसकी बात कर रहे हो, पास की बात कर रहे हो। जब आप पास की बात कर रहे हैं, वहां पर बिसाइड्स नहीं आता, क्या आता है आपका, बिसाइड्स नहीं आता है, वहां आता आपका बिसाइड। यानी मुझे नहीं पता कि मेरे पास कौन बैठा था। तो पास या बराबर में यानी कि हम यूज करते हैं बिसाइड, और अतिरिक्त के अलावा यूज करते हैं हम बिसाइड्स। आगे वाले पे चलते हैं अभी आपका, When you enter her room, please put off your shoes. जब आप उसके क्या करोगे भाई, रूम में एंटर करोगे तो अपने शूज उतार दें। तो अब आप इसमें याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप पुट ऑफ का यूज कर रहे हैं, कि कहाँ पर पुट ऑफ का यूज करते हैं और कहाँ पर आपका टेक ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है ना। टेक ऑफ का हम यूज करते हैं हमें क्लोथ्स उतारने में, ठीक है, शूज उतारने में, और आपके सनग्लासेस उतारने में, ठीक है ना, एक्सेट्रा इनमें वर्ड आता है। और आपका जो पुट ऑफ आता है वो आता है आपका डिले के लिए। डिले के लिए कैसे? जैसे ये वाली मीटिंग कब तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है, आपकी ये मीटिंग मंडे तक पोस्टपोन कर दी गई है। तो मीटिंग विल बी पुट ऑफ टिल मंडे, यानी यह मीटिंग मंडे तक क्या कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई, यानी डिले कर दी गई। तो पुट ऑफ का यूज हम कब करते हैं, जब डिले करने के लिए। और टेक ऑफ का यूज हम कब करते हैं, जब आपको क्लोथ्स उतारने हो, या शूज उतारने हो, या आपके सनग्लासेस उतारने हो, एक्सेट्रा के लिए। तो अब आप क्या, आपसे क्या गया कि जब आप उसके रूम में एंटर करोगे तो अपने शूज उतार देना। तो यहाँ पर आपको ये पुट ऑफ लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, डिलीट हो जाएगा। और कपड़े या जूते उतारने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक ऑफ। तो यहाँ पर आपका वर्ड क्या इंसर्ट होएगा, टेक ऑफ, टेक ऑफ। इसलिए यूज होगा क्योंकि कपड़े और आपके जूते उतारने के लिए टेक ऑफ का यूज होता है, जबकि पुट ऑफ का यूज हम कब करते हैं, जब आपको काम को डिले करने में। तो ये आ जाएगा, व्हेन यू एंटर हर रूम प्लीज टेक ऑफ योर शूज। आगे चलते हैं भाई आपका, इसमें बोला, another baffling change that I notice in him nowadays is that he avoids to talking to me.
यानी हाल ही में जो मैंने उसमें चेंज देखा है वह यह है कि वह मेरे से बात करने से क्या कर रहा है, वो बच रहा है। ये बोला ना उन्होंने, अवॉइड्स टू स्पीकिंग टू मी, यानी मैंने उसमें हाल ही में ये चेंज देखा है कि वह मेरे से बात करने से क्या कर रहा है, भाई बच रहा है या अवॉइड कर रहा है। तो इसमें एक वर्ड दिया हुआ है आपको अवॉइड, क्या दिया हुआ है, अवॉइड। तो अवॉइड के बाद जो हम वर्ड यूज करते हैं वो आपको हम जीरण यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जीरण। ठीक है ना। आपके, मैंने बताया अवॉइड्स ऐसा वर्ड है जो अपने बात कर लेता है भाई अपना, वो अपने बात जीरण लेता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने बात या तो डेफिनेट प्रोपोजिशन लेंगे, या आप कुछ ऐसे वर्ड होते हैं अपने पास डेफिनेट प्रोपोजिशन के साथ जीरण लेंगे। तो जीरण एक ऐसा वर्ड है जो अपनी बात क्या लेंगे भाई, जीरण लेंगे। जबकि आपको क्या दिया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, ये क्या आपका प्रेजेंट पार्ट, प्रेजेंट इन्फिनिटी है, प्रेजेंट इन्फिनिटी है। ठीक है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको जीरण अवॉइड्स के बाद हम किसका यूज करते हैं, जीरण का यूज करते हैं। और आपका जीरण क्या होता है, जीरण होता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब ये नाउन से बना वर्ब होती है भाई। तो मैंने बताया अवॉइड्स के बाद हम किसका यूज करते हैं, जीरण का यूज करते हैं। जीरण आपका क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है। और जीरण के बाद क्या दिया है, टू प्लस आपको इन्फिनिटी दिया है। तो हमें क्या, अवॉइड्स के कारण आपको इसे क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, आपको इंसर्ट करना पड़ेगा जीरण। वर्ब गया आपकी स्पीक, तो हमें आईएनजी इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा, स्पीकिंग। तो ये बन जाएगा आपका अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम नाउअडेज इज दैट ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि अगर आपको कभी भी अवॉइड्स दिख जाएगा तो उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, भी जीरण का यूज करेंगे। और जीरण आपका क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो इसलिए टू स्पीक की जगह क्या यूज करा हमने, स्पीकिंग यूज करा है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। तो अब इसमें एक बात ध्यान रखें, कभी भी आपको WH वर्ड यूज वर्ड मिड ऑफ द सेंटेंस। अगर कभी भी WH वर्ड आपको सेंटेंस के मिड में यूज हो जाएगा, WH वर्ड आपके होते हैं क्या भाई, आपको WH वर्ड होते हैं भाई हु, वेयर, विच, ठीक है, हाउ लॉन्ग, यानी क्वेश्चन आंसर। ये आपको पता होंगे, फिर भी मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि जितनी बार हम क्वेश्चंस को देख, वो जितनी हम चीजों को देखते हैं उतने हमारे क्या चीजें अनकॉन्शियस माइंड में जाती है, यानी हमें चीजें याद रहती हैं काफी लंबे समय तक चीजें देखने से। तो WH वर्ड कभी भी जब किसके बीच में यूज होगा, सेंटेंस के बीच में यूज होगा, तो आफ्टर वी यूज असर्टिव फॉर्म, असर्टिव फॉर्म। कुछ बच्चों को असर्टिव फॉर्म नहीं पता होगा तो वो भी आपको बता दीजिए। असर्टिव फॉर्म होती है आपकी, पहला आता सब्जेक्ट, फिर आता आपका हेल्पिंग वर्ब, और फिर आता आपका मेन वर्ब। तो मैंने बताया आपको, अगर कभी भी WH वर्ड, क्या बताया कि WH वर्ड, आपको कभी भी WH वर्ड जो है सेंटेंस किस में दिख जाए, मिड में दिख जाए, तो उनके बाद हम किसका यूज करते हैं, असर्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपकी असर्टिव फॉर्म होती क्या है भाई, आपकी पहला सर्ट वो आपका सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका मेन वर्ब आता है। तो अब आप सेंटेंस में देखेंगे, अब आपको लिखा है आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। तो एक फ्रेज आपकी ये खत्म होगी, आई आस्क्ड हिम, एक फ्रेज आपकी ये होगी सेंटेंस। फिर दूसरी क्लोज आपकी ये स्टार्ट होगी, हाउ कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, या मैं कैसे बाहर जा सकता था जबकि बारिश हो रही थी। तो अब आपने देखा हाउ जो आ रहा है यहाँ पर किसी काम का कंजंक्शन का ये काम कर रहा है और सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो आपने देखा उसके बाद असर्टिव फॉर्म यूज हुई। तो असर्टिव फॉर्म क्या आएगी, पहले सब्जेक्ट आएगा, तो आपका सब्जेक्ट क्या है ही, तो आपको ये सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठकर हाउस से बाद में आ जाएगा। और फिर क्या आएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब कुड यही रहेगी, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी जो गो आएगी आपकी। आपको ये पता हो कि मोडाल्स के साथ हमेशा किसकी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। तो मैंने आपको बताया अगर कभी भी WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो जाएंगे, वो सेंटेंस के बीच में यूज होंगे, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, तो हम उसमें यूज करेंगे आपका
किसका यूज करेंगे हम सेंटेंस में स्टार्ट करेंगे वो हम हम यूज करेंगे भाई असर्टिव फॉर्म का। असर्टिव फॉर्म आपकी क्या होती है? असर्टिव फॉर्म आपकी होती है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका मेन वर्ब। आगे देखते हैं अभी। इसमें बोला है वन ऑफ द स्टेट्स इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंट हिज टाइम। अब मैंने आपको कुछ क्लोजेस बताए थे, फिर लिखवाया था आपको, जैसा आपको दिया है वन ऑफ दिया है, ईच ऑफ, ठीक है, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये ऐसे वर्ड है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, तो मैं आपको कुछ कुछ वर्ड लिख के समझाता हूँ। अगर मैं सारे वर्ड लिख नहीं पाऊंगा, यहाँ पे क्लासेस तो चल नहीं रही है, यहाँ पे आप क्या चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जा सके। तो आपने देखा इनके बाद जो नाउन आएगा भाई, इनके बाद नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, वो तो आपका प्लूरल आएगा। और जो वर्ब आएगी, वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। और आपका पोजेसिव एडजेक्टिव जो आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या आएगा आपका? सिंगुलर आएगा। आफ्टर लिख देता हूँ भाई इनके बाद। तो आपने देखा, क्या देखा भाई, कि वन ऑफ आया हुआ है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। वन ऑफ के बाद आपके पास नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आता है। तो हमने देखा वन ऑफ के बाद स्टेट्स दिया हुआ है, तो स्टेट्स तो आपका करेक्ट है भाई, क्योंकि प्लूरल है भाई आपका। फिर आएगा विच सत्याग्रह वाज, वर्ब भी आपको सिंगुलर दी हुई है, और आपका पोजेसिव एडजेक्टिव भी क्या दिया हुआ है? सिंगुलर दिया हुआ है। तो इस कारण आपका ये जो हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा नो एरर। किस कारण हो? क्योंकि आपने देखा भाई वन ऑफ दिया हुआ है, वन ऑफ के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन भी प्लूरल दिया हुआ है, वर्ब आपकी सिंगुलर दी हुई है, और आपका पोजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर है हिज। तो ये बन जाएगा, ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई? नो एरर हो जाएगा। एरर इसमें तब बनता या तो आपको यहाँ पर ये एस रिमूव कर देता, अगर यहाँ पर ये एस रिमूव हो जाता तो आपको बन जाता वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आता है। तो आपने देखा यहाँ द स्टेट लिखा हुआ है, स्टेट क्या है ये, जबकि नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल आना चाहिए, तो हम इसमें क्या करते भाई? एस ऐड कर देते। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा भाई? नो एरर हो जाएगा भाई। देखते हैं आगे वाले में। इसमें बोला है हार्डली, क्या बोला है? हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सील्ड ब्लेड। अब आपको ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव एडवर्ब आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिल जाएगी। मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी नेगेटिव या एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब अगर सेंटेंस की किसमें आ जाएगी? स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो उसके बाद हम जो यूज करते हैं वो इन्वर्टेड फॉर्म को यूज करते हैं। अब मैंने आपको दोनों क्लोज बताता हूँ कि असर्टिव फॉर्म क्या होती है और इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है। अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी, आपको बता दो भाई, अगर इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है? इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड फॉर्म जो होती है, पहला आपका आता है भाई हेल्पिंग वर्ब, फिर आता आपका मेन सब्जेक्ट, फिर आता आपकी मेन वर्ब, और आपकी असर्टिव फॉर्म जो होती है भाई, असर्टिव फॉर्म, ठीक है, इन्वर्टेड फॉर्म और असर्टिव फॉर्म। असर्टिव फॉर्म क्या होती है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर आपका मेन वर्ब आता है। तो आपने देखा, मैंने बताया अगर कभी भी ये क्या है, हार्डली क्या आपकी एडवर्ब है। अगर आपको कभी भी हार्डली जगह आपको किसी आ जाए, हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, ऐसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपके अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएंगे, तो अपने बाद किसका यूज करते हैं? तो अपने बाद वे इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका? इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब कभी हार्डली स्कार्सली जैसे वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, तो अपने बाद में इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इन्वर्टेड फॉर्म में आपका पहले आएगी भाई हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आपने देखा भाई हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी हेड है, तो हेड आपको यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और का इंसर्ट हो जाएगा हार्डली से पहले हो जाएगा, दा से बाद हो जाएगा, दा से पहले हो जाएगा हार्डली। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपको क्या है भाई? इंस्पेक्टर आ जाएगा। मेन वर्ब क्या आ जाएगी? मेन वर्ब आपको ऑलरेडी दी है, राइट, ठीक है। आपको पता है हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ऑलरेडी गिवन है। तो अब बन जाएगा हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट अब्लेज। ठीक है, क्या याद रखना कि अगर कभी भी आपको नेगेटिव एडवर्ब या एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, तो हम क्या करते हैं? उनके बाद इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इन्वर्टेड फॉर्म आपकी क्या होती है भाई? इन्वर्टेड फॉर्म जो होती है आपकी, पहला आती है भाई हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आती है आपकी मेन वर्ब। आगे देखते हैं भाई एट्थ वाले में। इसने बोला ही ले द वॉच ऑन द टेबल,
एंड देन फॉरगेट ऑल अबाउट इट व्हेन वी वेंट आउट। यानी उसने अपनी घड़ी वो उसने अपनी घड़ी टेबल पर रख दी थी। फिर क्या करें, व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए थे उसने अपनी घड़ी टेबल पर रख दी थी और उसके बारे में वह भूल गया था। एंड देन फॉरगेट ऑल अबाउट इट, उसने अपनी घड़ी टेबल पर रख दी थी और फिर उसके बारे में भूल गया था। कब, जब हम बाहर गए थे। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पास्ट की। तो क्या आप पास्ट में कहना चाह रहे हो, क्या उसने घड़ी अपनी कहाँ रख दी, टेबल पर रख दी थी जब हम बाहर गए थे। तो अब आप इसमें देखेंगे उसने यहाँ पर ले आ रहा है, ले क्या है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है भाई, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपकी ये ले क्या है भाई, डिलीट हो जाएगा। तो जब पास्ट की बात कह रहे हो तो पास्ट में क्या काम हुआ, एक काम हुआ है कि उसने घड़ी अपनी मेज पर रख दी थी। तो यहाँ पर ले नहीं आएगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होगी ले की, लेट, क्योंकि आप क्या बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो। तो यहाँ आएगा ही लेट द वॉच ऑन द टेबल एंड देन फॉरगेट ऑल अबाउट इट व्हेन वी वेंट आउट। यहाँ पर ले का लेट क्यों करना पड़ा, क्योंकि आप जो बात कह रहे हो पास्ट की बात कह रहे हो, क्योंकि उसने अपनी घड़ी टेबल पर रख दी थी। तो ये बात कैसी है भाई, पास्ट की है। मुझे कैसा पता लगा, क्योंकि आगे बोला है व्हेन वी वेंट आउट, यानी जब हम बाहर गए थे। तो इसलिए यहाँ पर ले नहीं आएगा, यहाँ पर ले की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, लेट। आगे देखते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप। क्या भाई, वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। अब आपको ये बताया गया है, क्या बताया गया है भाई, कि अगर पास्ट में कभी भी दो काम होंगे, जोन सा काम आपका पहले होगा वो तो बनता है पास्ट परफेक्ट में, जोन सा काम आपका बाद में होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट बनता है। अब आप सेंटेंस को देख के बताइए मुझे कि इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है। अब आपने देखा पहले तो वे क्या गए भाई, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने वहां जाकर क्या देखा कि ट्रेन जा चुकी थी। तो अब पहले इन दोनों में से क्या काम हुआ, पहले वे पहुंच गए थे या पहले ट्रेन चली गई थी। तो इस सेंटेंस में बोला है कि द ट्रेन लेफ्ट, यानी जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो क्या हुआ था, ट्रेन जा चुकी थी। तो पास्ट में दो काम हुए हैं, पहला क्या काम हुआ है, पहला काम हुआ आपका ट्रेन जाने का, क्योंकि जब हम पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। तो ट्रेन का काम क्या है भाई, आपका पहले हुआ है। तो पास्ट में जो भी काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो आपने देखा पहले ट्रेन गई है, तो पास्ट परफेक्ट में जाने के लिए हमें यहाँ क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इंसर्ट करना पड़ेगा हेड। क्योंकि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हेड प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म, जो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है थर्ड फॉर्म लेफ्ट। और बाद में काम क्या हुआ आपका, स्टेशन पहुंचने का, तो वो तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ जो ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म में दी हुई है। तो ये बन जाएगा वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्योंकि ट्रेन क्या है भाई, जा चुकी थी। अब ये जाएगा द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव सरेंडर्ड टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली। यानी इसने बोला है जनरल, और जो जनरल थे वो अपने 1000 सिपाही के साथ क्या कर रहे थे भाई, वैली पर क्या कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया भाई, सरेंडर कर दिया, ट्रूप्स हुआ पेट्रोलिंग द वे। यानी जनरल ने क्या करा, अपने 1000 साथियों के साथ या सोल्जर्स के साथ क्या कर दिया भाई, सरेंडर कर दिया है। कब, इंडियन ट्रूप्स पर। कब, जब वे क्या कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे भाई वैली पर। तो अब आप इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, जिसे बोला है जनरल। जो जनरल था अपने 1000 साथियों के साथ क्या कर रहा था भाई, पेट्रोलिंग कर रहा था कहाँ पर, वैली पर। तो अब आपने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ना तो ऑफिसर्स है और ना ही आपको सोल्जर्स है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑफिसर्स और जो आपके सोल्जर्स थे वो किसके साथ थे, आपके जनरल्स के साथ थे। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है भाई, आपका जनरल है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, आपकी सिंगुलर आएगी। तो आपको दिया हुआ है हैव, तो हैव यहाँ पर क्या होगा, आपका डिलीट हो जाएगा और हैव की जगह क्या इंसर्ट हो जाएगा, आपका हैज आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है भाई, सिंगुलर है। तो ये बन जाएगा। और सरेंडर की आपको थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया, सरेंडर्ड। तो द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैज सरेंडर्ड टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली। ठीक है भाई। तो इसमें जो बोला है यानी जनरल क्या है, हमारा जनरल एक है भाई। तो उस जनरल के साथ 1000 ऑफिसर और क्या थे, सोल्जर्स थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया है। तो इसका मतलब है सब्जेक्ट जो है हमारा हमारा क्या भाई, जनरल है, ना ही आपका सोल्जर्स है ना ही ऑफिसर्स है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए हैज का क्या हो जाएगा, है वो हैव का क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा।
आगे देखते हैं, इफ ही रोट द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। अब आपको मैंने बताई थी, अगर आपको कभी भी विश विश ये सपोज ये आपका रेगरेट, ये किस में दिया हूँ भाई, ये तीनों, ये आपको तीनों चीजें किस में दी हूँ भाई, पास्ट में दी हूँ। तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है आपका, ये मैंने आपको पिछली काफी वीडियो में बताया, फिर भी आपको मैं लिखवा रहा हूँ, जिससे आपको जितनी बार आप चीजें देखेंगे उतनी बार आपको चीजें याद रहेंगी। इफ के साथ आता है कंडीशनल वर्ड के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये आपका हैड हैड आएगा, ये आपका आएगा भाई हैड बीन आएगा। ये तो आपके उसके साथ है कंडीशनल वर्ड के साथ। फिर आगे जो आएगा आपका, आएगा मोडाल्स, मोडाल्स आएगा प्लस हैव आएगा। फिर इससे आगे आएगा आपका आएगा, अगर एक्टिव में है तो कितना आएगा भाई, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी बस। अगर पैसिव में है तो बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, मैंने बताया अगर आपको अभी विश सपोज या रेगरेट हो रहा हो पास्ट में, तो जो कंडीशनल वर्ड दिया होगा इफ, उसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कब आएगी, जब आपको सेंटेंस में सिर्फ वर्ब दी होगी, तो वर्ब क्या आ जाएगी, आपको उसमें कन्वर्ट कर देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर आपको एक हेड ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है, ऑलरेडी ऑलरेडी गिवन ऑलरेडी गिवन होगा, तो आपका किस में हो जाएगा, ये आपका हेड हेड में चेंज हो जाएगा। और हेड बिन कब आएगा, जब सेंटेंस आपका पैसिव में होगा। मैंने बताया अब कंडीशन वर्ड क्या था, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई कब, जब आपको सेंटेंस में सिर्फ वर्ब दी होगी। अगर हेड हेड कब आएगा, जब एक हेड दिया होगा तो आपको दूसरा हेड इंसर्ट करना होगा। हेड बिन कब आएगा, जब आपका पैसिव में होगा। फिर आगे वाले में जाएगा मोडाल्स प्लस हैव आएगा, एक्टिव में है तो थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव में है तो बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये चीज नोट कर लेना। अब इसमें आगे वाले में आएगा, आगे वाले में क्या दिया, इसमें दिया हुआ है इफ यू रोट द लेटर एग्जामिनर फास्टर, यानी वह क्या करना, अपने आंसर क्या था भाई जल्दी जल्दी देता, तो वह क्या करता, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेता, जिसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स आ सकते थे। क्या करता भाई, उसके मार्क्स अच्छे आ सकते थे। ये कब बोलोगे, जब उसने क्या करोगे भाई, जल्दी जल्दी नहीं लिखा होगा, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में वो रह गया होगा, तभी तो आप बोलोगे कि आप एक एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते थे। यानी काम जो है, ये सपोज जो कर रहे हो आप, ये जो आप सपोजिशन कर रहे हो, जो किसी कर रहे हो भाई, पास्ट की कर रहे हो। जब आप पास्ट की सपोज कर रहे हो तो इसमें आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको ये वाला आता है भाई। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर आता है। तो जहाँ कंडीशनल वर्ड लगा उसके साथ हेड प्लस वर्ब वर्ब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड हेड या हेड पे, आपने दिया कंडीशनल वर्ड दिया, आपको सेकंड फॉर्म दिया सिर्फ रोट की, तो अब यहाँ क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, आपको दिया सिर्फ वर्ब दिया, तो वर्ब की जगह क्या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ आएगा भाई हेड हेड प्लस रोट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटर्न। रिटर्न क्योंकि रोट क्या है, राइट की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। तो इफ ही हैड रिटन द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर बेटर, यानी वो अच्छा मार्क्स कर सकता था। तो अब आपने देखे भाई, आगे मोडाल्स है भाई, आपका आगे मोडाल्स आ गया। एक्टिव में है तो हैव आएगा भाई, हैव दिया हुआ है, और एक्टिव में तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो स्कोर भी थर्ड फॉर्म, यानी आगे वाला स्ट्रक्चर क्या है आपका सही है। तो यानी इसमें रोट की जाए क्या करना पड़ेगा, हैड रिटर्न करना पड़ेगा। तो इफ ही हैड रिटन द एग्जामिनेशन। आगे वाले पे चलते हैं हमें। अब आगे वाले में बोल रहा है सेंटेंस में कि फॉर डिकेड्स देयर हैव बीन, अब देयर के साथ एक कंडीशन है। पहले देयर का स्ट्रक्चर समझ लीजिए, फिर आपको क्या हो जाए क्लियरिटी आ जाएगी। जैसा भी देयर लिखा हुआ है, देयर के बाद वर्ब, की वर्ब देयर के बाद आने वाले नाउन
या प्रोनाउन पर निर्भर, या ऐसे कर सकते हैं निर्भर की जगह नॉन प्रोनाउन के अनुसार, आती है। ये लिख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट नोट है भाई आपका। मैंने आपको बताया कि देयर के बाद वर्ब जो है देयर के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार आती है। जैसे एक दो एग्जांपल लेना भाई सेंटेंस में, देयर डैश अ फैन, तो यहाँ आ जाएगा देयर डैश टू फैंस। तो आपने देखा यहाँ पर देयर अ फैन, यानी वहां एक फैन है, तो देयर के बाद नाउन क्या आ रहा है भाई, सिंगुलर है भाई, एक फैन। तो जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो क्या आएगा, इज आएगा। ऐसे इस वाले सेंटेंस में जो नीचे वाला, इसने बोला देयर टू फैंस, यानी वहां पर क्या है भाई, दो फैन है। अब नाउन कैसा हो गया, देयर के अकॉर्डिंग क्या है भाई, नाउन आपका प्लूरल आ गया। तो जब नाउन प्लूरल आ गया तो वर्ब भी कैसे आएगी भाई आपकी, प्लूरल आएगी, तो यहाँ आ जाएगा आर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आर। किसी को मैंने बताया देयर के बाद जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, देयर के बाद दिन नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। जैसे देयर के बाद यहाँ पर एक फैन था तो वर्ब सिंगुलर यूज हुई है इज, देयर के बाद यहाँ पर टू फैंस थे प्लूरल था तो वर्ब भी आपकी प्लूरल यूज हुई है। ठीक है, अब चलते हैं भाई सेंटेंस की तरफ। अब इसमें क्या बोला है भाई, सेंटेंस में बोला है कि देयर हैव बीन अ डिबेट, यानी भाई आपका क्या दिया हुआ, देयर दिया हुआ है, यहाँ दिया देयर। तो देयर के बाद आपने देखा नाउन या प्रोनाउन कैसा आ रहा है, तो आपने देखा भाई देयर के बाद जो नाउन आ रहा है डिबेट आ रहा है, क्या आ रही है, आ डिबेट, यानी एक बात कह रहे हो, एक डिबेट की बात कर रहे हो। ठीक है, एक डिबेट की बात कर रहे हो। जब देयर के बाद नाउन या प्रोनाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आपका जो हैव है ये वाला, ये आपका डिलीट हो जाएगा और हैव की जगह आपका आएगा भाई हैज आएगा। तो ये बन जाएगा फॉर डिकेड देयर हैज बीन अ डिबेट ऑन वेदर सिजोफेरेनिया इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, तो देयर के बाद हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर देयर के बाद नाउन प्लूरल आ जाता तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आती, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हैव का हैज करना पड़ा। ये नोट डाउन कर लेना कि देयर के बाद जो वर्ब आती है वो देयर के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार आती है। आगे चलते हैं भाई आपका, ऑल्दो देयर इज वर्चुअली नो प्रोडक्शन इन इंडिया, द encyclopedia britannica estimate that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver in the world। तो आपने देखा ऑल्दो ये तो भी देयर इज वर्चुअली नो प्रोडक्शन इन इंडिया, फिर आगे लिखा है नो प्रोडक्शन इन इंडिया द encyclopedia britannica। अब जो हमारी जो सेकंड वाले में आपकी फ्रेज हुई है उसमें जो आपका सेंटर वो सब्जेक्ट है वो है आपका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो अब आप जब आपका सब वो आपकी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर कैसे, आप बात कर रहे हो एक की कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की। जब आप सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। आपको वर्ब दिया है एस्टिमेट, वर्ब क्या है प्लूरल। आपको पता है सिंपल प्रेजेंट में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस या ई एस को ऐड करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो एस्टिमेट नहीं आएगा, यहाँ आएगा एस्टिमेट। क्यों है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, तो इसके कारण क्या आ जाएगा हमारा एस्टिमेट नहीं आएगा, क्या आएगा एस्टिमेट आएगा। आगे चलते हैं, नीदर, अब आपको कुछ पेयर है भाई, आगे सुन लेते हैं। नीदर द सेवर सेवर earthquake or the subsequent famine could demoralize the people of the country। अब इसमें जो बात है, इसमें याद रखने बात है कि नीदर, नीदर का जो पेयर है आपका नॉर्थ है और ईदर का जो पेयर है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिनका क्या है डेफिनेट प्रिपेयर है, इसका आ जाएगा भाई पेयर है, ईदर के साथ और आ जाएगा नॉट ओनली, नॉट ओनली का पेयर आपका बट आल्सो है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि जितनी बार आप चीजें देखोगे उतनी बार आपको चीजें याद रहेंगी, नीदर और नॉट ओनली
बट आल्सो। ऐसे कितने, ऐसे क्या है भाई, आपके बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो है क्या भाई आपके बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो इनका पेयर होता है। आपने देखा भाई नीदर आ गया भाई आपका, नीदर। तो नीदर का पेयर जो होगा आपका नोट से होगा, जबकि यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया है भाई, और दिया है। तो आपका ये और क्या है भाई, आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि नीदर का जो पेयर होता है वो आपका नोट से होता है, तो इसलिए और नहीं आएगा, वो आएगा आपका नोट। अब यहाँ पर लिखा है नीदर द सिवियर सेवर अर्थक्वेक, earthquake nor the subsequent famine could demoralize the people of India country। आगे देखते हैं भाई, as soon as I shall reach New Delhi I shall send you the file you have asked। यानी जैसे ही मैं क्या पहुंचूंगा भाई, आपको दिल्ली पहुंचूंगा, मैं आपको वह फाइल सेंड कर दूंगा जिसके लिए आपने मुझसे कहा है। अब ध्यान रखना, कभी भी आपको टाइम ड्यूरेशन वर्ड आ जाए, टाइम ड्यूरेशन वर्ड, टाइम ड्यूरेशन वर्ड आ जाए, तो वो किसे बनते हैं, तो आपका जब साइन है तो वो सिंपल प्रेजेंट बनता है, सिंपल प्रेजेंट। और आपका आ जाएगा, आपने क्या देगा कि आपकी टाइम ड्यूरेशन वर्ड कैसा था भाई, भाई आपका एज सुन एज आ जाएगा भाई, एज सुन एज आ जाए, आफ्टर आ जाए, ठीक है, बिफोर आ जाए, ठीक है, टिल आ जाए, या अनटिल आ जाए, ठीक है। ये जो होते हैं आपके क्या है टाइम ड्यूरेशन वर्ड्स हैं। तो अगर ये कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाएंगे, तो उनके बाद जो ना वो आपका जो सेंटेंस यूज होगा वो सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। मैंने बताया, अगर कभी भी आपको सेंटेंस में टाइम ड्यूरेशन वर्ड दे दें, टाइम ड्यूरेशन वर्ड जैसा आपको दिया एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, टिल, ये आपको क्या है टाइम ड्यूरेशन वर्ड है। तो अगर कभी भी ये आपको सेंटेंस में दिख जाए, तो सेंटेंस जो आपका किससे बनता है, सिंपल प्रेजेंट में बनता है। हम उस सेंटेंस में किसका यूज नहीं करते, विल शैल का यूज नहीं करते, विल शैल का यूज नहीं करते, किसका यूज नहीं करते, विल शैल का हम यूज नहीं करते। तो आपने देखा भी कंडीशनल वर्ड क्या है, एज सुन एज लगा हुआ है, तो जिसके साथ कंडीशन वर्ड लगा होगा वो वही सेंटेंस किस में चेंज होगा, वही सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में चेंज होगा। तो आपका ये सेल आपका डिलीट हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनने के लिए क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस ई एस ऐड करते हैं, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो इसमें बोला एज सुन एज आई रीच न्यू दिल्ली आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर। यानी जैसे ही मैं क्या पहुंचूंगा, जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो तुम्हें वह फाइल सेंड कर दूंगा जो तुमने मेरे से कही थी या कही है। तो मैंने बताया जब भी आपको कभी भी टाइम ड्यूरेशन वर्ड दिख जाए, टाइम ड्यूरेशन वर्ड कौन से होते हैं, एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, तो इनके बाद जो सेंटेंस आएगा वो हमेशा किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। कभी भी अगर ये आफ्टर वर्ड्स क्या दिया, टाइम ड्यूरेशन वर्ड्स दिया हो, तो वो सेंटेंस कभी भी हम किस में यूज नहीं कर सकते, और विल शैल यूज नहीं कर सकते। एक रटने वाली बात ये भी है कि अगर कभी भी विल शैल हमें कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, आपने देखा यहाँ पर भी शैल आ रहा है, आपने देखा यहाँ पर भी शैल आ रहा है। अगर एरर फाइंड करने की बात तो यह है कि कभी भी और विल शैल दो बार एक सेंटेंस में नहीं आ सकते। 16th वाले ने ऑल द फर्नीचर हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस यूज्ड बिफोर 16। यानी इस घर के मालिक ने क्या करा, घर शिफ्ट करने से पहले उसने फर्नीचर क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिए हैं। तो अब आपको इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आपको दिया भाई फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर आ जाए भाई, लगेज आ जाए भाई, लगेज आ जाए। तो ये जो आपके जो ट्रीट होते हैं, ये आपके जो ट्रीट होते हैं, ये आपके सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। ट्रीट कैसे होते हैं भाई, सिंगुलर की तरह, ट्रीट है सिंगुलर। यानी मैंने बताया फर्नीचर लगेज, कई कई बार एग्जामिनर क्या करता है, फर्नीचर में ऐसा ऐड कर देता है और इसमें भी ऐड नहीं, किस में भी ऐड ऐड कर सकता है भाई। जिस बच्चे ने डीप डाउन होकर पढ़ा होगा, बिल्कुल बॉटम टू हार्ट पढ़ा होगा, तो वो क्या हो सकता है भाई, उसे पूरी चीज होता है कि फर्नीचर्स क्या होता है भाई, कोई भी वर्ड नहीं होता। अब आप जैसे मार्केट में जाओगे तो कई शॉप ओनर क्या करते हैं भाई, अपनी जैसे भी आपकी किसी दुकान है, फर्नीचर्स की दुकान है, तो वहां पर ओनर्स क्या रखते हैं भाई, अपना नाम फर्नीचर्स रखते हैं, जो क्या है फर्नीचर्स क्या होता है, कोई भी वर्ड नहीं होता, क्या यूज होता है, सिर्फ फर्नीचर होता है। तो ऐसी लगेजेस नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, लगेज होता है। तो ये जो आपका जो है कभी भी क्या करता है, वो सिंगुलर तो ट्रीट कर देगा। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, ट्विस्टेड क्वेश्चन में क्या करेगा,
फर्नीचर्स में एस लगा देगा और ये लगेजेस में एस लगा देगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें वो एस ऐड कर सकता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो विदाउट एस होते हैं, यानी सिंगुलर होते हैं, और वो किस तरह ट्रीट होते हैं भाई, सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। तो आपने देखा भाई फर्नीचर आ रहा है, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, जबकि मुझे पता है हर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो किसकी तरह ट्रीट होते हैं भाई, सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। तो आपने देखा भाई हैव आया हुआ है, तो हैव आपका क्या है भाई, डिलीट हो जाएगा, और हैव पे जाएंगे आएगा आपका हैज आ जाएगा। हैज किस लिए आएगा, क्योंकि फर्नीचर कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, और ना ही इनमें क्या हम एस या एस क्या नहीं करते, हम ऐड नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस बन जाएगा द ऑल द फर्नीचर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस बिफोर शिफ्टिंग। आगे देखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आशा करता हूँ भाई आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ और आपके समझ में आया होगा। अब आप क्या क्या करें भाई, ये जो आपको पीडीएफ है हमने प्रैक्टिस करें, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्या करना, एक बार इसे डाउनलोड करना और डाउनलोड कर एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब हम चीजें देखते हैं तो हमें क्या लगता है भाई आसान लगती है। जब हम खुद प्रैक्टिस करते हैं तब हमें पता लगता है कि इसमें ये दिक्कत आ रही है और हमने यहाँ पर ये यूज क्यों किया है। जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको तो आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाला एरर था, ये तो हो जाएगा, ये वाला एरर था, ये हो जाएगा। लेकिन जब आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ये रूल ऐसे अप्लाई करना। जैसे भी आपके नोट्स तो कंप्लीट हो गए होंगे, लेकिन अभी आपको वो रूल्स क्वेश्चन में अप्लाई करना नहीं आया होगा कि कैसे क्वेश्चन हम अप्लाई करना है इसे क्वेश्चन में। तो अब आपने देखा मैंने बिल्कुल डिटेलिंग तरीके से बताया है कि कौन सा वर्ड किस लिए यूज हुआ है और यहाँ पर ये वर्ड क्यों यूज नहीं हुआ है। तो एक बार और रिमाइंड बता देता हूँ आपको, मैंने बताया था जितने भी हम क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस को, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने एक सीरीज चलाई हुई है कि इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, वो करेंगे वन बाय वन करके। हम क्या करेंगे, सभी प्रैक्टिस सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उससे क्या होगा, आप इन प्रैक्टिस की क्या बना लीजिए, एक फेयर कॉपी बना लीजिए। सारे डाउट्स क्या है उसमें लिखते हुए चलिए, और जो जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें लिखते हुए चलिए। उससे क्या होगा, जब भी आपका एग्जाम पास में होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स को पूरा देखना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ उसे फेयर कॉपी को उठाकर तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि जब भी आपका एग्जाम पास होगा तो हमें चीजों को कंसाइज करके चलना है, कंसाइज वे में रखना है, ज्यादा चीजों को फैलाना नहीं है। अगर आपने घर ये क्लास भी देख रहे हो, आप किसी अदर बुक से ही पढ़ रहे हो, आप अपने नोट्स भी पढ़ रहे हो, आपने एक दो तीन पीडीएफ भी ऐड कर रखी हैं, जब आपका एग्जाम पास में आएगा तो आप तीनों चारों चीजों में से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको कम से कम चीजों को अपने पास रखना है, क्योंकि जब आपका एग्जाम पास में आएगा तो आप क्या कर सकते हो, जल्दी सबसे क्विक रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से भाई अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आएगी भाई एक्सरसाइज भी, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।